इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि भारत में आज भी जो केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन हैं वो 837 हैं, जो कि विश्व के सभी बड़े देशों की तुलना में अभी भी काफ़ी कम हैं। और कुछ देश तो ऐसे हैं जहां भारत की तुलना में 12 या 13 गुना अधिक केस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। अगर हम मृत्यु को देखें पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये 20.4 है भारत में। ये भी विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से है। अनेक देश ऐसे हैं जो आप इस ग्राफ में देख रहे हैं जहां 21 टाइम्स या 33 टाइम्स हायर डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन हैं। ये महत्वपूर्ण स्लाइड है क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब हम कोविड से लड़ाई कर रहे हैं तो एग्रेसिव टेस्टिंग सबसे बड़ा हथियार है। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि WHO के गाइडेंस नोट में ये कहा गया है कि एडिक्वेट टेस्टिंग तब होती है जबकि आप प्रतिदिन 140 टेस्ट प्रति 10 लाख पॉपुलेशन करें और इस दर को लंबे समय तक कायम रखें। सो यू नीड टू डू 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन एंड यू नीड टू कंटिन्यू दिस लेवल ऑफ टेस्टिंग ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो आप देखेंगे कि वर्तमान में भारत में हम 180 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन कर रहे हैं। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो पर मिलियन टेस्ट का मापदंड है इसको पॉजिटिविटी के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। केवल टेस्ट कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। आपको ये टेस्ट इस स्तर पर 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख पॉपुलेशन करने हैं ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 10% पर आ जाए पहले चरण में, और जारी रखना है इस स्तर की टेस्टिंग को ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 5% या उससे कम हो जाए। सो दैट इज द अल्टीमेट एम, टू मेंटेन दिस लेवल ऑफ टेस्टिंग एंड टू ब्रिंग पॉजिटिविटी डाउन टू 5% इवेंचुअली और इवन लोअर देन दैट। ये जो अगली स्लाइड है इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि आज भी भारत में 30 राज्य और यूनियन टेरिटरीज संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां की पॉजिटिविटी भारत की जो पॉजिटिविटी का औसत है उससे कम है। सबसे नीचे भारत की पॉजिटिविटी है देश की, विच इज 8.07। ये भी डायनेमिक फिगर है, प्रतिदिन ये बदलता है, तो हम आपको लेटेस्ट आंकड़ा दिखा रहे हैं। और ये वो राज्य हैं, कुछ राज्य, क्योंकि 30 राज्य हम आपको इस स्लाइड में नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वो बड़े राज्य हैं जहां की पॉजिटिविटी देश की पॉजिटिविटी से कम है। और जैसा मैंने पहले आपके समक्ष निवेदन किया कि आप 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख पॉपुलेशन तो करें ही, लेकिन एम ये होना चाहिए कि इसके साथ पॉजिटिविटी पहले 10% पर लाएं अगर ज़्यादा है, और फिर धीरे धीरे उसको 5% पर या उससे कम लाएं। तो ये वो राज्य हैं जिन्होंने कि अलग अलग मात्रा में इस लक्ष्य को पाया है। ये स्लाइड मैं आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो 4,02,529 का आंकड़ा है ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ये देश का वास्तविक कोविड लोड है। द एक्चुअल लोड ऑफ डिजीज एज ऑन डेट इन द कंट्री इज 4,02,529, और दूसरी तरफ वो 7,24,000 के लगभग लोग हैं जो कि ठीक हो गए, भले चंगे हो गए, अपने घर चले गए, रिकवर कर गए हैं। तो जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो ऐतिहासिक आंकड़ों में हमें उलझना नहीं चाहिए। हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए एक्टिव केसेस की संख्या पर, क्योंकि वो केसेस हैं जो या तो अस्पताल में हैं और हमारे हेल्थ सिस्टम की एफिशिएंसी का इम्तहान उन केसेस के ठीक होने से है, या ये वो केस हैं जो घरों पर हैं, होम आइसोलेशन में हैं और उनकी भी मेडिकल निगरानी की जा रही है। उसके भी अलग अलग तरीके हैं जो हम आगे आपसे विमर्श करेंगे। तो महत्वपूर्ण आंकड़ा 4,02,529 का है जो एक्टिव केसेस हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे एक्टिव केसेस, डेथ
और रिकवर्ड केसेस, ये एब्सोल्यूट नंबर्स हैं। आप देखेंगे कि जो नीला हिस्सा है इस ग्राफ का, वो केसेस हैं जो एक्टिव केसेस हैं, यानी जो केस या तो अस्पताल में हैं या घरों में होम आइसोलेशन में हैं। जो हरा हिस्सा है वो दिखाता है जो लोग डिस्चार्ज हो गए, रिकवर करके घरों पर चले गए। और जो बीच में लाल हिस्सा है वो डेथ्स का है, वो मृत्यु जो अनफॉर्चुनेट हुई इस बीमारी से, उसको दिखाता है। आप देखेंगे कि निरंतर जो नीला क्षेत्र है ग्राफ का वो घट रहा है और जो हरा एरिया है ग्राफ का वो बढ़ रहा है, यानी रिकवरी दिनों दिन तेजी से बढ़ रही है और एक्टिव केसेस की संख्या दिनों दिन कम हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो लोग आपके पॉजिटिव होते हैं और एक्टिव केसेस में आते हैं, उनमें से कितने की जिंदगी, कितनों का जीवन हम अपनी वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत बचा नहीं पाते। उसको हम केस फर्टिलिटी रेट से उसका आकलन करते हैं। और आप ये देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम the case fertility rate has dropped significantly to 2.43%, and this is a tribute to our frontline healthcare workers, our doctors, our nurses, our paramedical workers and other caregivers। ये उन सब के डेडिकेटेड और सम्मिलित प्रयासों का फल है कि आज भारत जैसे बड़े देश का, जहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं की अक्सरह उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, तो सीमित संसाधनों के होते हुए भी अगर इतने बड़े देश में केस फर्टिलिटी रेट को 2.43% पर सीमित किया जा सका, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल वर्कर्स का है। एक रोल एम्स न्यू दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस का भी है, जिन्होंने कि आगे बढ़कर विभिन्न जो देश के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं उनको इंगेज किया, उनके क्लिनिशियंस, उनके आईसीयू के डॉक्टर्स, उनके साथ टेली कंसल्टेशन किया, हफ्ते में 2 दिन करते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह से मरीजों की बेहतर देखभाल की जाए जिससे इस केस फर्टिलिटी रेट को और कम किया जा सके। जब हम ये कहते हैं कि देश का केस फर्टिलिटी रेट क्या है 2.43, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अनेक राज्य और अनेक संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की केस फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से भी कम है, उनका भी जिक्र यहाँ हमने किया है। और ये भी एक संतोष की स्थिति है कि ये वो राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं जहां 1000 या उससे अधिक केस रिपोर्ट हुए और तब उनका फर्टिलिटी रेट इतना है। जहां मान लीजिए केवल 100 ही केस हैं या 200 केस हैं, संभवतः वहां केस फर्टिलिटी रेट की तुलना राष्ट्रीय औसत से करना उचित नहीं होगा। इसलिए हमने आपको वो तुलना दिखाई है ऐसे राज्यों की और ऐसे यूटीज की जहां 1000 या 1000 से ज़्यादा केसेस हैं, उसके बावजूद उनका केस फर्टिलिटी रेट देश के केस फर्टिलिटी रेट से बहुत कम है। तो ओवरऑल ये मेरी अंतिम स्लाइड थी। ओवरऑल मैं धन्यवाद। ओवरऑल ये निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक देश ने कोविड-19 के मामलों को रिलेटिवली वेल अच्छे तरीके से हैंडल किया है। भारत सरकार या भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का सहयोग सभी राज्य सरकारों को मिल रहा है। समय समय पर हमारी टीमें राज्य सरकारों के साथ संवाद करती हैं। ये टीमें राज्य सरकारों का भ्रमण भी करती हैं और उन्हें दिशा निर्देश देती हैं। जो भी निर्णय मंत्रालय के स्तर पर लिए जाते हैं उसमें डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स और जो साइंस और एविडेंस बेस्ड इनपुट्स आते हैं उसके आधार पर निर्णय होते हैं। ऐसा ही एक साइंस बेस्ड इनपुट और डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट के द्वारा की गई एक्सरसाइज का उदाहरण दिल्ली का सेरो सर्विलेंस है जो आपके समक्ष प्रस्तुत आज किया जाएगा। तो अभी तक जो हमारे अनुभव रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि अगर हम इफेक्टिव कंटेनमेंट, इफेक्टिव सर्विलेंस, हाउस टू हाउस सर्च फॉर एक्टिव केसेस, एग्रेसिव टेस्टिंग
टेस्टिंग के बाद उनका आइसोलेशन, प्रॉम्प्ट आइसोलेशन और एफिशिएंट ट्रीटमेंट, इन चीज़ों पर ध्यान दें तो उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। डायरेक्टर एनसीडीसी प्लीज। धन्यवाद और सभी लोगों को नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष एक साइंटिफिक स्टडी सीरो प्रेवलेंस पे जो दिल्ली की आबादी के ऊपर की गई थी उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि आप सभी इस बात से जानकारी रखते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। अगर कोई भी संक्रमण चाहे वायरल हो, बैक्टीरियल हो या किसी और पैरासिटिक हो, वो बॉडी में दो प्रकार के रिस्पॉन्स जनरेट करता है। पहला है एंटीजन रिस्पॉन्स और दूसरा है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। यह हमें समझना बहुत आवश्यक इसलिए है कि जो कोविड-19 के इन्फेक्शन में हम रिस्पॉन्स देखते हैं, पहला रिस्पॉन्स हम मेजर कर पाते हैं, वो है हमारा एंटीजन रिस्पॉन्स, जिसको पकड़ने के हमारे पास दो प्रकार के टेस्ट आज की तारीख में मौजूद हैं। पहला है RT-PCR टेस्ट, जो कि सभी लोग जानते हैं। हम लोग शुरू से उसको निरंतर अपने उसमें बढ़ाते जा रहे हैं और आज देश में इसके 1000 से ऊपर भी टेस्टिंग सेंटर्स मौजूद हैं। दूसरा है हमारा रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है और जिसके तहत हम लोग जो टेस्ट का रिजल्ट हम लोग करीब 24-48 घंटे में भी पा रहे थे, वो आज इस टेस्ट के द्वारा मात्र आधे घंटे में पता लग सकता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी वो है, संभ्रांति है कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी RT-PCR के मुकाबले थोड़ी कम है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव को अगर उनको सिम्टम होते हैं तो दोबारा टेस्ट किया जाता है। इन दोनों टेस्टों का एक उपयोग यह है कि व्यक्ति के ट्रीटमेंट में और मैनेजमेंट में सहायक होते हैं। ये यहां पर ध्यान देने की बात है, ये व्यक्तिगत रूप से हमको ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में सहायक के रूप में कार्य करते हैं दोनों टेस्ट। दूसरा हमारा टेस्ट है एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। ये हमारा टेस्ट है जो कि हम सीरो सर्वेलेंस कहते हैं और सीरो सर्वे स्टडीज में इसको उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है एक कम्युनिटी प्रेवलेंस और कम्युनिटी इन्फेक्शन का प्रेवलेंस एट कम्युनिटी लेवल और पॉपुलेशन लेवल असेसमेंट का ये हमारा एक मापदंड माना जाता है। अगर हम इसका देखें कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और यह आवश्यकता क्या है साइंटिफिक स्टडीज में, तो हम जहां तक मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर देना चाहूंगा कि हम कोई सा भी सर्वेलेंस नेटवर्क लगाएं, कहीं ना कहीं हमारे कुछ लोग इन्फेक्शन से जो संक्रमित होते हैं या जो इन्फेक्शन को एक्सपोज होते हैं, वो हमारे सर्वेलेंस के दायरे से छूट जाते हैं। और वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो लोग एक तो वो इंक्यूबेशन पीरियड में हो सकते हैं, दूसरे वो एसिम्प्टोमेटिक फेज में हो सकते हैं, तीसरे वो प्री सिम्प्टोमेटिक फेज में हो सकते हैं, और तीसरा, चूंकि हमें वायरल लोड बिल्टअप होने में हमारे अपने शरीर की अपनी क्षमता होती है, जिसके अनुसार शहने शहने वायरस का हमारे शरीर में एक लेवल बढ़ता है, और जब वो लेवल एक टेस्ट को पकड़ में आने की सेंसिटिविटी के दायरे में आता है, तभी वो टेस्ट उसको पकड़ पाता है। तो इस प्रकार कुछ लोग हमारे इसके दायरे से बाहर रहते हैं। वो बर्डन हमको एसेस करने के लिए, और वो बर्डन हमको बताता है कि हमारी पॉपुलेशन में किस हद तक एक वायरस का एक्सपोजर हो गया है। तो इसी को हमने डिटेल में जानने के लिए ये सीरो सर्वे किया। आप सभी को जानकारी है कि इससे पूर्व एक ICMR ने सीरो सर्वे किया था, जिसमें कि उन्होंने पूरे देश में सर्वे किया था और 0.07 प्रेवलेंस निकला था। ये दो प्रकार का सर्वे था। पहला था जिसमें सिटीज को जीरो प्रेवलेंस, मिनिमम प्रेवलेंस और मीडियम और मैक्सिमम प्रेवलेंस में क्लासिफाई किया था, और दूसरा था हैवी प्रेवलेंस डिस्ट्रिक्ट्स को, सिटीज को, जिसमें कि जब बहुत ज्यादा प्रेवलेंस था उनके सिर्फ कंटेनमेंट जोन में किया गया था। तो इसी प्रकार दिल्ली में यह सर्वे सिर्फ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के कंटेनमेंट जोन में किया गया था, और वहां पर यह सर्वे हमको यह बताता था कि यहां पर प्रेवलेंस या वायरस का एक्सपोजर एक लेवल से आगे हो चुका है। तो इसी को पूरी तरह एस्टीमेट करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव था कि दिल्ली की पॉपुलेशन में इन्फेक्शन प्रेवलेंस अमंग जनरल कम्युनिटी कितना हुआ है, यह जानने के लिए हमने ये सर्वे किया था। अब जैसे कि सर्वे के उसके रिजल्ट के बारे में जाऊं, तो मैं आपको दो प्रकार की बातें बताना चाहूंगा कि सीरो सर्वे और जो एंटीबॉडीज का हमारे शरीर में जो जनन होता है या जो उसका आगे बढ़ाव होता है, वो पहले हमारा रिस्पांस, बॉडी का इम्यून रिस्पांस IgM जनरेट करता है। ये एंटीबॉडी चौथे से 5वें दिन और 5 से एसिम्प्टोमेटिक में 7वें दिन आ जाती है हमारे शरीर में।
तो इस एंटीबॉडी का ये प्रकार होता है कि ये एक्टिव इन्फेक्शन को दर्शाती है और 5 से लेके 21वें दिन तक इसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। 21वें दिन से ये ग्रेजुअली नीचे आना चालू हो जाती है। तो हमको अगर इसकी प्रेजेंस मिलती है तो ये हमको एक्टिव इन्फेक्शन दिखाती है, लेकिन चूंकि ये जल्दी राइज होती है और जल्दी फॉल होती है, इसलिए हमको टोटल एक्सपोजर के बारे में इसमें उतनी जानकारी नहीं मिल पाती। इसी के साथ एक दूसरा एंटीबॉडी रिस्पांस होता है जो कि IgG होता है। यह रिस्पांस थोड़ा सा लेट जनरेट होता है 14वें से 15वें दिन के दौरान, और इसकी एक सस्टेन्ड लॉन्गेविटी होती है, कुछ लंबे समय तक ये रहता है। चूंकि ये इन्फेक्शन एक नए वायरस के द्वारा है, ये मैं यहां पे आप लोगों को इसलिए हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि कितने समय तक ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में रहती हैं, इसके बारे में अभी डिटेल साइंटिफिक स्टडी के लिए उतना समय साइंटिस्ट को नहीं मिल पाया है। तो ये हमें शने शने पता चलेगा कि इस एंटीबॉडी का हमारे रक्त में कितने समय तक मौजूद या प्रेजेंस रहती है, ये जानने के लिए। अब मैं इसके थोड़े से नतीजों के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जो हमें नतीजा बेसिकली मिला है वो मिला है, ओवरऑल हमारा प्रेवलेंस है 22.86। ये हमारा प्रेवलेंस है, एडजस्टेड प्रेवलेंस। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जो टेस्ट हमने उपयोग किया है एलाइजा टेस्ट, और एलाइजा टेस्ट ICMR ने उसको वो किया था और स्टडी की थी, और उसकी सेंसिटिविटी पाई थी 92.1 सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी थी 97.7। मतलब कुछ लोग इस सेंसिटिविटी के दायरे से अलग थे। तो इसको हमने जो आपने प्रेस में रिलीज में भी देखा होगा 23.48% जो प्रेवलेंस था, उस प्रेवलेंस को इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के साथ एडजस्ट करके हमने ये प्रेवलेंस किया है, और यही हमारा इस स्टडी के दौरान ट्रू प्रेवलेंस माना जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट, 11 में से 8 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में, जिनका सीरो प्रेवलेंस 20% से ज्यादा आया है। इसमें सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें तो हमारी डिस्ट्रिक्ट आती है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद हमारी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है काफी 27% के आसपास इनमें प्रेवलेंस मिला है। मतलब ये हमको इंगित करते हैं कि यहां पर वायरस का एक्सपोजर यहां की पॉपुलेशन को, एक 27% पॉपुलेशन को ऑलरेडी तकरीबन हो चुका है। यही आपको ग्राफ के द्वारा भी दिखाई पड़ जाएगा। अगर हम इसके बाद ये अगर इसके ऑब्जर्वेशंस को कंपाइल करने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि ये हमको 8 डिस्ट्रिक्ट्स में 20% से ज्यादा है। और ये हमको एक बात और ध्यान दिलाता है, जो कि मुख्य स्टडी की जो हम कम्युनिटी प्रेवलेंस की बात करते हैं, वो ये है कि 6 महीने हमारे आज की तारीख में इस आउटब्रेक से हो चुके हैं लड़ते हुए, और दुनिया में इस वायरस का एक्सपोजर 6 महीने से ज्यादा हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखें तो हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन 22.86% ही आज की तारीख में इससे एक्सपोजर हुआ है या संक्रमित हम उसको मान सकते हैं। इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि हमारे लॉकडाउन वाले मेजर्स और जो कंटेनमेंट मेजर्स एक एग्रेसिव रूप से लिए गए, जिससे कि शुरुआत से ही हम लोग इसको इन्फेक्शन को एक उग्र रूप लेने से रोक पाए, वो एक हमको इसकी सफलता की ओर भी ध्यान दिलाती है। और साथ ही एक और बात जो मुख्य है वो है 77% जनता और 77% आबादी हमारी दिल्ली की आज भी वल्नरेबल है। मतलब कि वो इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है, जिनको अभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इसमें मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है, हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जो कोमॉर्बिड कंडीशन से भी संक्रमित है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे जो नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स जो कि हम एग्रेसिव रूप से शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं आज के, वो हमको आगे भी उसी संक्रमितता से और उसी संलग्नता से आगे फॉलो करने हैं, जिसमें मुख्य है फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसमें कहा जाता है 2 गज की दूरी, यूज ऑफ मास्क, अप्रोप्रिएट मास्क हम लोग यूज करें। तीसरी चीज, हैंड हाइजीन को हम लोग पूरी तरह से फॉलो करें, कफ के एटिकेट्स को फॉलो करें। ये हमारे कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनके द्वारा हम इस संक्रमण को अपनी अगली आबादी में फैलने से रोक पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर पॉल प्लीज। धन्यवाद। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आप सबके सामने एक साइंटिफिक स्टडी। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक, एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें एक खास बात ये सामने आई कि दिल्ली में जो सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ उससे ये पता लगा है कि दिल्ली में
करीब 23% लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी ये कोरोना संक्रमण हो चुका हो। कईयों को पता नहीं लगा होगा, कुछ लोग हल्के फुल्के बीमार हुए होंगे, कई जिनका जो टेस्ट करा पाए वो पॉजिटिव निकले। लेकिन ये इससे पता लगता है कि दिल्ली में ये लगभग 1/4 से कुछ कम आबादी में फैल चुका है। ये आंकड़ा एक सर्वे के आधार पर है, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, ये एक तरह से सांकेतिक है जो ये बता रहा है कि दिल्ली में कोरोना का जो प्रसार है वो किस हद तक हो चुका है।